तीन जादुई चक्की। चिंकी अभी सिर्फ 4 साल की थी कि अचानक उसके सर से माता पिता का साया छिन गया। उस हादसे ने भागीरथी के होश उड़ा दिए। क्यों भगवान, आखिर किस जन्म का बैर निकाला है? क्या हासिल हो गया तुझे मेरे हंसते खेलते परिवार को छड़भंगुर बनाकर? भागीरथी के बूढ़े आंखों से बहते हुए आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 साल की चिंकी बस बिलखे जा रही थी। परिवार बिखरने के गम ने भागीरथी को अंधेरे में धकेल दिया। मगर एक सच ये भी था कि किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकती है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पोती के माथे पर अनाथपन का ठप्पा नहीं लगने दूंगी। अब अपनी पोती के पेट पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मुझे मेहनत करनी होगी। भागीरथी ने कभी मेहनत से भागना नहीं सीखा था, इसलिए पोती का पेट पालने के लिए वो ऊंचे घरों में जूठे बर्तन धोने का काम करने लगी। वक्त बीतता गया, देखते ही देखते चिंकी 10 साल की हो गई। चिंकी बेटी, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। दादी माँ, आज तो महीने का आखिरी दिन है ना? आज आपको पगार मिलेगी ना? तो मेरे लिए रबड़ी जलेबी जरूर लाना। ठीक है मेरी प्यारी पोती, ले आऊंगी। भागीरथी अपनी पोती की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी, मगर जब आमदनी ही अठन्नी हो तो पेट पालने में ही सैकड़ों विपत्तियां आन पड़ती है। भागीरथी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बड़ी मेहनत के बाद भी उसे महीनों का मेहनताना मुश्किल से 1000 रुपए मिलता था, जिस कारण उसके मन के अरमान मन में दबकर रह जाते थे। भागीरथी जहाँ काम करती थी वो अफसर का घर था। बावजूद इसके वो बेहद ही कंजूस किस्म के इंसान थे। जल्दी जल्दी बर्तन मांजकर काम खत्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद, साहब जी, आज महीने की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख ही तो है, ऐसा तो नहीं कि आज ही जिंदगी खत्म हो रही है। हाँ? साहब जी, मुझे पगार दे दीजिए, शाम ढल गई है। अभी मेरी जेब जरा तंग है ना? 2-4 दिन इंतजार कर लो। अब मेरे सर पर तनी खड़ी मत रहो, चलो जाओ यहाँ से। सुदेश की उखड़ी बातें सुनकर भागीरथी घर की डगर निकल जाती है। उसका मन इसी चिंता में घुले जा रहा था कि आज उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। दादी माँ, आप आ गई? मेरी जलेबी कहाँ है? दादी जलेबी नहीं लाई है चिंकी। ओहो दादी माँ, अटखेलिए मत खेलिए, मेरी जलेबी दीजिए। अपनी पोती के हठीलेपन को देखकर भागीरथी रोते हुए बोलती है, देख चिंकी, तेरी दादी के दोनों हाथ खाली है। मतलब आज फिर रूखी सूखी रोटी और प्याज से पेट भरना होगा? नहीं, नहीं खाना ये बेस्वाद खाना। जलेबी खाने की अभिलाषा को चूर चूर होता देखकर चिंकी सो जाती है। वहीं बूढ़ी भागीरथी बिलखते हुए कहती है, ये भी दस्तूर है, घर में 3-3 चक्की तो है, मगर इस ओछेपन के कारण एक दलने के लिए गेहूं का एक ठूठा दाना भी नहीं है। ऐसा बोलकर भागीरथी सो जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है, मगर उसका जीवन अभी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। एक दिन जब चिंकी मैदान में खेल रही होती है, तभी उसकी नजर अपनी सहेली के फ्रॉक पर घिर जाती है। अरे वाह पीहू, तुम्हारी फ्रॉक कितनी सुंदर है। सुंदर तो होगी ही, महंगी जो है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पिताजी शहर से मेरे जन्मदिन के लिए घेरे वाला फ्रॉक लाएंगे। क्या मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में शामिल हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम फटी पुरानी फ्रॉक पहन कर आओगी तो मेरे बर्थडे की बैंड बज जाएगी। मुझे अपनी खिल्ली नहीं उड़ानी। ऐसा नहीं होगा, मैं अच्छी फ्रॉक पहन कर ही आऊंगी, पक्का। चिंकी झटपट से घर आकर अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ, मुझे पीहू के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। बाजार से मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक खरीद दो ना दादी माँ। चिंकी, तेरी दादी के पास एक पाई नहीं है। इस हफ्ते के बीतने के बाद ही हिसाब मिलेगा। इसका मतलब मैं पीहू के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। मुझे खाना नहीं खाना, मैं सो रही हूँ। चिंकी गुस्से में सो जाती है। तभी अचानक आधी रात हाथ चक्की चलने लगती है और एक तेजोमय सुनहरी किरण तीनों चक्की के चारों ओर इठलाने लगती है और उनके नाक कान मुंह बन जाते हैं। तभी शोरगुल की आवाज से चिंकी जाग उठती है। अरे, ये तीनों चक्की के आँख नाक कान कैसे हैं? क्योंकि हम जादुई चक्की हैं, हमारे पास आओ चिंकी। चिंकी जल्दी से तीनों जादुई चक्की के पास चलकर आती है।
मुझसे मिलो, मैं हूँ चटोरी चक्की और ये मेरे साथी क्लोथी और गोल्डी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। लगता है तुम भूखी हो नन्ही शहजादी, कुछ खाना चाहोगी? हाँ, मुझे बड़े दिन से रबड़ी जलेबी खाने का मन है। ये सुनकर जादुई चक्की के गोल घेरे से गर्मा गर्म रबड़ी जलेबी की भरी प्लेट चिंकी के हाथों में आ जाती है, जिसे देखकर चिंकी के चेहरे पर खुशी झिलमिलाने लगती है। ये लो चिंकी, खाए जाओ, चटोरी चक्की के गुण गाए जाओ। अरे वाह, ये रबड़ी जलेबी तो इमरती से भी मीठी और स्वादिष्ट थी। जादुई खाने की चक्की, मुझे 56 भोग का स्वाद चखना है। जादुई खाने की चक्की तुम्हारे खिदमत में हाजिर है। इतने के साथ ही चक्की से सुनहरी रोशनी से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलती है, जिसे खाकर चिंकी बहुत खुश होती है। शुक्रिया खाने की जादुई चक्की, तुम्हारे कारण आज पहली बार मैंने अच्छा खाना खाया। मेरी फ्रॉक कितनी फटी पुरानी और फीकी हो गई है, काश मेरे पास अच्छी फ्रॉक होती। चिंकी की अभिलाषा सुनकर जादुई दो चक्की के बीच में स्थिर कपड़े देने वाली चक्की पर चिल्लाता हुआ सुनहरा चक्की कहता है, अबे ढक्कन, तेरी आवाज में क्या जंग लग गया है क्या? चल खोल अपने कपड़ों का कोटा। अरे ओ पठानकोट के पत्थर से बने चक्की, मुझ अकेली महिला चक्की पर चिल्लाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? कहो शहजादी, तुम्हें कैसी फ्रॉक चाहिए? फ्लोरल फ्रॉक, गाउन फ्रॉक या फिर फेरीटेल वाली फ्रॉक? मैंने तो बचपन से अब तक सिर्फ सूती के सस्ते फ्रॉक ही पहने हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सभी फैशनेबल फ्रॉक देती हूँ, मेरी प्यारी चिंकी पिंकी। बस क्लॉथी, रुक जाओ, इतने फ्रॉक बहुत है। आज तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि अब मुझे फटे पुराने फ्रॉक नहीं पहनने होंगे। अब कल मैं पीहू के बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ, मगर मेरे पास उसे देने के लिए उपहार तो है ही नहीं। चिंता मत करो चिंकी, इस तीसरी चक्की से तुम्हें तोहफे भी मिलेगा। अरे ओ सोने की खान, चल दिखा अपनी जादूगरी। हा 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 हा, सुंदर शहजादी, कहो ना कितना चाहिए तुम्हें सोना? जितना तुम दे सकते हो। इतना कहकर जादुई फ्रॉक देने वाली चक्की जोर जोर से चलने लगती है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फ्रॉक की बौछार लग जाती है। इतने के बाद जादुई तीसरी चक्की से खूब सारे सोने के गड़े गहने बाहर निकलने लगते हैं। साथ ही चक्की चमचमाते सोने के सिक्के भी निकालने लगती है, जिसकी खनक से भागीरथी झुंझलाकर जाग जाती है और जादुई 3 चक्कियों की जादूगरी देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये जादुई तीनों हाथ चक्की खुद ब खुद कैसे चल रही है? ये कैसा तंत्र मंतर है? ये कोई तंत्र मंतर नहीं भागीरथी, हम तीनों तो हमेशा से जादुई चक्की थे, बस तुम्हें था रहे थे, मगर तुम्हारी कम में भी श्रद्धा देखकर हमें पत्थर की सीली से जादुई रूप में आना ही पड़ा। देखो तुम्हारे नए घर की नींव रखने के लिए कितना सोना दिया है, मगर घर बन जाने के बाद हम तीनों जादुई चक्की को थोड़ी जगह जरूर देना। इस पल बूढ़ी भागीरथी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने दिल की गहराइयों से जादुई चक्की का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया जादुई चक्कियों, आज तुम्हारे कारण मेरी पोती की अभिलाषा पूरी हुई। इसे देखकर ही मेरा जिया जी उठा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम तीनों तिलिस्मी चक्की हैं, तो अब आपको कमी घटी हो तो हमें जरूर पुकारना। इतने के बाद रात ढल जाती है और सुबह का सूरज बादलों के बाहर निकल आता है, जिसके साथ ही तीनों जादुई चक्की से फूट रही सुनहरी प्रकाश मध्यम होने के साथ चक्की स्थिर हो जाती है। और उस शाम चिंकी जादुई चक्की से मिले एक सुंदर सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनती है, जिसमें चिंकी सचमुच में शहजादी की तरह लग रही थी। फिर वो तीसरी जादुई चक्की से मिले तोहफे को हाथ में थामकर पीहू के बर्थडे पार्टी में आती है, जहां सभी की नजर उसके फ्रॉक की चमक पर ही टिकी हुई थी। अरे वाह चिंकी, तू तो एकदम आसमान की परी जैसी प्यारी लग रही है। तेरी फ्रॉक बहुत सुंदर है। शुक्रिया पीहू, ये रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। उस वक्त चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके फ्रॉक में लगे सितारे जुगनू के जैसे टिमटिमा रहे थे, जिसकी खुशी की झिलमिलाहट उस बच्ची की आंखों में इठला रही थी। आखिरकार एक गरीब परिवार से आई बच्ची को बड़ी महफिल में मान जो मिल रहा था। जादुई तीनों चक्की ने गरीब चिंकी और भागीरथी के ओंछे बेरंग जीवन को खुशियों से भर दिया था। अब भी वो चक्की उन दादी पोती के प्रति वफादार बन गई थी। पुराने खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी,
सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहा तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा। मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं, ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे। सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सास का देहांत हो गया है, दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है। लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपट कर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ, यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जी ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है? यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके 1 चम्मच, 1 थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है। हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए। तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं। जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजो में सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया, ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दें तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं। बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी।
सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया। पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहू दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता। अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ। जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है। अजी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? बल्लू और भूमि की स्कूल की फीस भी नहीं भरी है अभी तक, ऊपर से मुखिया हमारे पैसे भी नहीं दे रहा है। थोड़ा सब्र करो सरोज, मुखिया साहब हमारे पैसे दे देंगे और उसके बाद अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देंगे और घर का राशन भी ले आएंगे हम। सरोज और भीमा रोजाना मुखिया के घर का काम खत्म करके एक नदी किनारे से आपस में बातें करते करते गुजरा करते थे। वह रोजाना उस नदी किनारे से गुजरते हुए अपनी परेशानियों के बारे में एक दूसरे से बात करते हुए जाते थे। एक दिन उन दोनों को नदी के अंदर एक बहुत बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। अरे, ये आदमी इस नदी में क्या कर रहा है? इस बूढ़े आदमी के हाथ में तो मिर्चियां हैं और यह नदी में उन्हें डाल रहा है। भीमा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बाबा, आप इस नदी में इन हरी मिर्चियों को क्यों डाल रहे हो? भला ऐसा करने से क्या होगा? अरे बेटा, मैं इन मिर्चियों को इस नदी में उगाना चाहता हूँ, लेकिन नदी में मिर्च कैसे उग सकती हैं? आप तो बेकार में मेहनत कर रहे हो। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? बूढ़े आदमी के पूछने पर भीमा उसके साथ नदी में मिर्चियां उगाने की कोशिश करता है, लेकिन ना तो भीमा नदी में मिर्चियां उगा पाता है और ना ही वह बूढ़ा आदमी। जिसके बाद भीमा अपनी पत्नी सरोज के साथ वापस घर लौट आता है। अब तो राशन भी खत्म हो गया, कल हमें किसी भी हाल में मुखिया से पैसे लेने ही होंगे। कल मैं मुखिया से पैसे जरूर मांगूंगा। जो भी घर में बचा खुचा होता है सरोज बना देती है, जिसके बाद वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सरोज भीमा के साथ मुखिया के घर काम करने जाती है, लेकिन उस दिन मुखिया घर पर होता ही नहीं। जिसके बाद वह दोनों शाम को काम करके वापस अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। आज भी हमें पैसे नहीं मिले, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही वह नदी आती है, वह बूढ़ा आदमी हर रोज की तरह फिर से नदी के अंदर हरी मिर्च उगाने की कोशिश करता है। अरे बाबा, क्यों आप परेशान हो रहे हो? भला नदी में मिर्च उगती है क्या? आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल क्यों नहीं देते?
तभी सरोज कुछ हरी मिर्ची उठाती है और नदी में उगाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह नदी में मिर्च उगाती है, उसके ऐसा करते ही पूरी नदी मिर्च के खेत से भर जाती है और वह मिर्च कोई मामूली मिर्च नहीं बल्कि सोने की मिर्च होती है और वह बूढ़ा आदमी अचानक से एक देवता के रूप में बदल जाता है। आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया। भीमा ने कई बार मिर्च उगाने की कोशिश की, लेकिन मिर्च नहीं उगी। लेकिन वही सरोज ने अपने सच्चे मन से मिर्च उगाने की कोशिश की तो इस जादुई नदी ने अपना कमाल दिखा दिया। ये कोई मामूली मिर्च नहीं है, ये सोने की मिर्च है और मैं इस नदी का देवता हूँ। मैं रोज तुम्हें घर की परेशानियों के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। तुम दोनों भले लोग लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से ये जादुई नदी की जादुई सोने की मिर्चियों का खेत तुम्हारा हुआ। लेकिन याद रखना, कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना। इतना कहकर देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अजी जरा देखिए तो सही, ये तो सच में सोने की जादुई मिर्च है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो सोने की जादुई मूर्तियां हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। सरोज और भीमा उन जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ दोबारा से नई मिर्च उग जाती है। अरे ये तो सच में सोने की जादुई मिर्ची है। अब हम यहाँ से जितनी चाहे सोने की मिर्च ले जा सकते हैं। उस दिन के बाद से सरोज और भीमा दोनों ही नदी से सोने की मिर्च निकाल करके ले जाते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और अब भीमा और सरोज अपने दोनों बच्चों को एक बड़े स्कूल में डाल देते हैं। सरोज, मैं सोच रहा था कि हमारे जितने और पता नहीं कितने गरीब और बेसहारा लोग इस दुनिया में हैं। क्यों ना हम उन जादुई सोने की मिर्च की मदद से गांव के कुछ गरीब बेसहारा लोगों की मदद करें। अजी आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। अगले दिन भीमा और सरोज दोनों नदी से सोने की जादुई मिर्चियां तोड़ने जाते हैं। वह दोनों कई सारी सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं, जिसके बाद वहां दोबारा से नई मिर्चियां उग आती हैं। भीमा और सरोज दोनों उन सोने की मिर्चियों को सुनार की दुकान पर बेचकर उससे पैसा ले लेते हैं, जिसके बाद वह गरीब और बेसहारा गरीब लोगों के घरों में राशन और जरूरत का सामान देते हैं। अब भीमा और सरोज दोनों मुखिया के घर का काम करना भी छोड़ देते हैं। एक दिन मुखिया का चमचा कालू उनसे कहता है, अरे मालिक, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इन नौकरों को जो ये आपसे भी ऊपर हो गए। अरे ये गरीब तो लोगों में राशन और उनके जरूरत का सामान भी बांट रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करो, तुम दोनों के ऊपर नजर रखो, मैं भी तो देखूं कि आखिर इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। उस दिन के बाद से कालू सरोज और भीमा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है, जिसके चलते एक दिन भीमा और सरोज फिर से नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़ने के लिए जाते हैं। अरे दादा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? एक नदी के अंदर से मिर्चियों की खेती, और वो भी कोई मामूली मिर्च नहीं, सोने की जादुई मिर्चियाँ। अरे ये खबर तो मुझे तुरंत मुखिया तक पहुँचानी चाहिए। इसके चलते मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। कालू नदी के अंदर से जादुई मिर्चियों की खेती के बारे में मुखिया को सब बता देता है। अच्छा, तो इस नदी में सोने की जादुई मिर्चियाँ उगती है। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ और उस नदी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज रात के समय हम उस नदी किनारे जाएंगे और सारी सोने की मिर्चियाँ तोड़ लेंगे। मुखिया रात के समय कालू के साथ में कई सारे अपने गुंडों को नदी किनारे ले जाता है, जिसके बाद वह अपने सभी गुंडों से कहता है, इस खेत की एक भी मिर्च छूटनी नहीं चाहिए। मुझे सब के सब चाहिए, इसलिए ध्यान से सारी मिर्चियां इन सभी टोकरियों में भर लो। मुखिया की बात मानकर सभी गुंडे और मुखिया भी सोने की मिर्ची तोड़ने के लिए नदी में उतर जाते हैं। जैसे ही वह सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ते हैं, उनके अचानक से हाथ जलने लगते हैं। अरे दादा, ये सब क्या है? मेरे हाथ क्यों जल रहे हैं? अरे कालू के बच्चे, तेरे साथ साथ मेरे भी हाथ जल रहे हैं। तूने ये कहाँ फंसा दिया? देखते ही देखते मुखिया के सभी गुंडों के हाथ जलने लगते हैं। तभी नदी के अंदर से देवता प्रकट होते हैं और उन सभी से कहते हैं, ये कोई मामूली मिर्चियों का खेत नहीं है। अगर कोई गंदी नियत से इन सोने की जादुई मिर्चियों को तोड़ने की कोशिश करेगा या लालच में आकर इन्हें तोड़ेगा, तो उसके हाथ इसी प्रकार जलकर राख हो जाएंगे। ये इस नदी का श्राप है।
एक नदी के अंदर जादू और श्राप दोनों कैसे हो सकता है? यही तो इस नदी की खासियत है। देवता जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं लालच में कभी कुछ नहीं करूंगा। मेरे हाथ बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं, इन्हें ठीक कर दीजिए। तभी वहाँ सरोज और भीमा भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वे उन सब की हालत देखकर देवता से कहते हैं, देवता जी इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे भूल हो गई, आइंदा ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। भीमा के कहने पर देवता उनके हाथों की जलन को दूर कर देता है, जिसके बाद वह सभी वहां से भाग जाते हैं। और हर बार की तरह सरोज और भीमा इस बार भी नदी से जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़कर ले जाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं, जिसके बाद वह लोग अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे राधिका, तुम्हारा खिलौना कितना सुंदर है, क्या तुम मुझे इससे खेलने दोगी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे खिलौने को तोड़ दोगी? मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगी, जाओ यहाँ से, चली जाओ। पिंकी तू परेशान मत हो, हमारे माता पिता भी हमारे लिए ऐसा खिलौना लेकर आएंगे। चिंकी रोने लगती है और अपने भाई राजू से कहती है, भैया भैया मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। अरे चिंकी, मेरी बहन जिद मत करो, हमारे माता पिता हमारे लिए भी खिलौना लेकर आएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। राजू अपनी बहन चिंकी को किसी तरह से चुप करवाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में लगे हुए एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं। देखा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी गुड़िया प्यारी तो है, लेकिन मेरी गुड़िया के पास कितने सारे कपड़े हैं। बूम बूम बूम, मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ, देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी गुड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाएगा, बूम बूम बूम। सभी एक साथ बहुत मजे से खेल रहे होते हैं। तभी राजू कहता है, काश हमारे पास भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने होते, लेकिन अफसोस हमारे पास इतने सुंदर और प्यारे खिलौने हैं ही नहीं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर खिलौना है, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। आप मुझे ऐसा खिलौना दिलवाओगे ना भैया? तभी उन दोनों की माँ लता उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो चलकर खाना खा लो। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास जाकर खाना खा लेते हैं। तभी आमोद कहता है, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मालिक पैसा का हिसाब ही नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें और कब तक ऐसा झेलना पड़ेगा। लता और आमोद की सारी बातें राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और सही से खाना भी नहीं खाता। कुछ ही देर बाद लता अपने दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है, वहीं आमोद भी सो जाता है। आधी रात के समय अचानक से राजू को बाहर से एक आवाज आती है, आओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जरा यहाँ तो आ जाओ। आवाज केवल राजू को ही नहीं बल्कि चिंकी को भी आती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कई सारे खिलौने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे खिलौने, और वो भी अपने पेड़ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पेड़ के ऊपर से खिलौने भी उग सकते हैं क्या। भैया भैया, मुझे वो वाली डॉल तोड़ कर दो ना भैया, मुझे वो वाली गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोजाना यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। तुम दोनों भाई बहन दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं और तुम्हें कुछ नहीं दिला पाते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खिलौनों का पेड़ है। तुम इन जादुई खिलौनों से जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में हम इन जादुई खिलौनों को ले सकते हैं और हम इनसे जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा? हाँ हाँ, तुमने सही सुना। तुम इन जादुई खिलौनों से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा
और तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से अपने लिए कोई भी खिलौना तोड़ सकते हो। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद राजू अपने और अपनी बहन के लिए एक एक खिलौना तोड़ लेता है, जिसके बाद अचानक से राजू और चिंकी की आंखें खुलती है और वो सुबह नींद से जागते हैं। लगता है हमें रात को कोई सपना आया था। जैसे ही राजू अपनी आंखें मसलने के बाद यहाँ से वहां देखता है, उसे अपने पास वही जादुई खिलौने मिल जाते हैं। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, ये तो सच में जादुई खिलौना है जो हमें जादुई पेड़ ने दिया था। क्या कहा? जादुई पेड़? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजू अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद राजू अपनी बहन चिंकी के साथ अपने खिलौनों से खेलने लगता है। जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने जादुई खिलौने से कहता है, जादुई खिलौने, हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम हमें इतना अमीर बना दो कि हम फिर दोबारा कभी गरीब ना बन सके। राजू के इतना कहते ही जादुई खिलौने के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और उनका घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। उस घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसा और हीरे रखे होते हैं। ये सब देखकर चिंकी राजू से कहती है, भैया, ये तो सच में जादुई खिलौना है। देखो जरा, इस जादुई खिलौने के चलते पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और हमारे चारों तरफ कितना सुंदर घर है और इतना सारा सोना, पैसे, हीरे है। हाँ मेरी बहन, आज के बाद हम कभी गरीब नहीं होंगे। हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजू अपनी बहन चिंकी के साथ पूरे दिन आराम से खेलता है। जैसे ही शाम ढलता है और आमोद घर वापस लौटता है, वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे ई का, हम तो कहीं और आ गए हैं जी। लगता है जो है किसी और का घर है भाई। हमारा घर तो जो है टूटी फूटी झोपड़ी की तरह थी, ये कैसे हो गया? तभी घर के अंदर से राजू और चिंकी निकलकर बाहर आते हैं। माँ, पिताजी, ये हमारा ही घर है। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राजू की बात मानकर लता और आमोद घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद राजू जादुई पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर लता और आमोद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अब भला कोई पेड़ जादुई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें बच्चों पर यकीन करना ही चाहिए। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर यकीन करना है तो आज की रात आप दोनों देखना, हम आपको जादुई पेड़ के ऊपर जादुई खिलौने जरूर दिखाएंगे। ऐसा कहने के बाद लता और आमोद राजू की बातों पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी आराम से खाना खाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय राजू अपने माता पिता के कमरे में आता है और उन्हें नींद से जगाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, उठ जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू अपने माता पिता को घर के आंगन में ले आता है, जहाँ वो उस पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है जिसके ऊपर जादुई खिलौने लगे हैं। ऐसा तो चमत्कार हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा सच में तो बहुत अद्भुत पेड़ है जी। लता और आमोद भी उस जादुई पेड़ के ऊपर से जादुई खिलौने तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन जादुई खिलौनों को अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों उन जादुई खिलौनों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सुंदर सुंदर जादुई खिलौने गांव के सभी लोग लेना शुरू कर देते हैं और उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके कुछ समय बाद वो अपने खिलौनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अरे सिद्धार्थ, हमारी शादी कब होगी और मुझे कितना इंतजार करना होगा? बस मेरे पिताजी कुछ ही दिनों में हैदराबाद से वापस आ रहे हैं। मैं उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर लूंगा। अरे अपनी और मेरी नहीं, बल्कि हमारी शादी के बारे में बात करनी है। अरे हाँ हाँ, वही। अनन्या और सिद्धार्थ दोनों कॉफी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ के पिता गोपाल हैदराबाद से वापस उसके पास लौट आते हैं। अरे वाह बेटा, तुझे वापस अपने सामने देखकर बहुत खुशी मिल रही है। पिताजी, आप मुझसे पूरे 12 साल बाद मिल रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आप कितने बुजुर्ग हो गए हैं।
अरे बेटा, तेरा पिता आज भी जवान है। ये देख, मैंने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया है। वैसे ये बात तो सही कही आपने। आपकी उम्र के हिसाब से आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वह उस शाम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अपने पिता को इतना खुश देखते ही सिद्धार्थ के मन में ख्याल आता है, पिताजी का मूड बिल्कुल ठीक है, क्यों ना मैं अभी इनसे शादी की बात कर लूं। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? कहीं तेरे दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव तो नहीं पक रहा? अरे नहीं पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो बेटा, देरी किस बात की है? मैं तेरे सामने हूँ, बता तुझे क्या बात करनी है। पिताजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे उस लड़की से तुम कब मिलवा रहे हो? इसका मतलब पिताजी, आप हमारी शादी के लिए तैयार हो? गोपाल धीरे से कहता है, अरे बेटा, मेरा प्यार मुझे नसीब नहीं हुआ, कम से कम मेरे बेटे का तो प्यार उसे नसीब हो जाए। क्या हुआ पिताजी, आपने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यह सुनते ही सिद्धार्थ बहुत खुश होता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सिद्धार्थ अनन्या को अपने पिता गोपाल से मिलवा देता है। अनन्या से मिलते ही गोपाल को अनन्या बहुत पसंद आती है, जिसके बाद गोपाल अनन्या के माता पिता से उन दोनों की शादी की बात कर लेता है। कुछ दिनों में अनन्या और सिद्धार्थ की शादी हो जाती है और सिद्धार्थ अनन्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। घर में अपनी बहू देखकर गोपाल अपने बेटे सिद्धार्थ और अपनी बहू से कहता है, आज मुझे अपना घर बिल्कुल भरा पूरा लग रहा है। यह सुनते ही सिद्धार्थ और अनन्या गोपाल के पैर छूते हैं, जिसके बाद गोपाल उन्हें कहता है, अरे बच्चों, तुम खुश रहो, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है। देखते ही देखते अनन्या घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन अनन्या सभी के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में धोने जा रही होती है। अरे, लगता है पिताजी की पैंट में कुछ है। जैसे ही अनन्या गोपाल की पैंट चेक करती है, उसके अंदर एक तस्वीर दिखाई देती है। अरे वाह, ये औरत कितनी खूबसूरत है। कहीं ये पिताजी की कोई माशूका तो नहीं है। अनन्या उस फोटो को संभाल कर रख लेती है, जिसके बाद शाम को जब सिद्धार्थ वापस घर लौटता है तो अनन्या वह फोटो सिद्धार्थ को दिखाती है। ये देखिए जी, आज मुझे पिताजी की पैंट से ये फोटो मिली है। क्या यही आपकी माँ है? सिद्धार्थ फोटो देखकर अनन्या से कहता है, मैंने कभी अपनी माँ की तस्वीर नहीं देखी और पिताजी ने कभी उनके बारे में कुछ बताया नहीं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना के दौरान मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से मैंने पिताजी से माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा। यह सुनते ही बेचारी अनन्या शांत हो जाती है और आगे वह कुछ नहीं पूछती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनन्या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाती है। मैंने टमाटर ले लिया, आलू ले लिए, प्याज ले लिया और कुछ रहा तो नहीं। अरे हाँ, मैंने अभी तक सलाद बनाने के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। अनन्या खीरे खरीदने लगती है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे, ये तो वही औरत है जिसकी फोटो पिताजी की पॉकेट से निकली थी। लेकिन ये औरत है कौन? अनन्या उस औरत का पीछा करने लगती है। देखते ही देखते अनन्या पीछा करते करते उस औरत के घर तक पहुंच जाती है और उसके घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखती है। अरे, ये औरत लगता है यहाँ पर अकेली ही रहती है। तभी अनन्या को उस औरत के घर में एक तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसमें गोपाल और वह औरत एक साथ खड़े होते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये तो पिताजी की कोई प्रेमिका है। मुझे इससे बात करनी होगी। अनन्या उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, आप कौन हो और इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्योंकि ये आदमी मेरे ससुर जी हैं, इसलिए मेरा ये पूछने का पूरा हक है। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, क्या कहा तुमने? क्या गोपाल जी जिंदा हैं? हाँ, मेरे ससुर जिंदा हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे सारी बातें सच सच बताओगी? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बैठो। अनन्या शांति से बैठ जाती है, जिसके बाद रजनी उसे बीते हुए कल के बारे में बताती है।
कुछ समय पहले की बात है। मैं और गोपाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत अमीर खानदान से थी, जिसके चलते मेरे पिताजी ने गोपाल जी से मेरी शादी नहीं करवाई और गोपाल जी के सामने एक शर्त रखी। पिताजी ने उन्हें खूब सारा पैसा कमाने के लिए कहा। गोपाल जी पैसा कमाने लगे, लेकिन एक दिन पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि गोपाल जी एक दुर्घटना के दौरान चल बसे, जिसके बाद उन्होंने मेरी शादी करवा दी। लेकिन मेरी शादी के अगले दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अकेले रहने लगी। इसका मतलब आप आज भी पिताजी से उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थी? हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद अनन्या वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वह शाम को अपने ससुर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही गोपाल घर लौट आता है, अनन्या गोपाल से पूछती है, पिताजी, आप हमसे कुछ तो छुपा रहे हो। आज हम सब कुछ सच जानना चाहते हैं। इस तस्वीर में जो औरत है वह कौन है? अरे ये औरत मेरी प्रेमिका है, जिससे मैं प्यार किया करता था। एक दिन रजनी अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर गई थी, लेकिन उस ट्रिप पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते अब वो दुनिया में नहीं रही। एक सच और है जो मैंने आज तक सिद्धार्थ से छुपाया है। सिद्धार्थ मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई का बेटा है। एक बीमारी के चलते सिद्धार्थ के माता पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से सिद्धार्थ को मैंने एक बाप का प्यार दिया है, और शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आज भी रजनी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रजनी जी की मृत्यु के बारे में आपको किसने बताया? ये सब रजनी के पिता ने मुझे बताया था। पिताजी, ये सब झूठ है। मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। रजनी जी आज भी जिंदा हैं और आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले किया करती थी। क्या कहा तुमने? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या रजनी आज भी जिंदा है? हाँ पिताजी, रजनी जी अभी भी जिंदा हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। गोपाल बहुत खुश होता है, लेकिन फिर मायूसी से कहता है, लेकिन क्या फायदा, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। समाज में लोग हमारा मजाक बनाकर रख देंगे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मुझे मेरा प्यार दिलवाया है, तो अब मेरा और अनन्या का फर्ज है कि हम आपको आपका प्यार दिलवाएं। अब तो मैं अपने ससुर की बारात लेकर जाऊंगी और खूब नाचूंगी। अनन्या अपने ससुर की बारात अपनी होने वाली सास के घर लेकर जाती है, जिसके बाद वह अपने ससुर की शादी रजनी से करवा देती है। पिताजी, उस दिन आपने कहा था कि आज मुझे परिवार पूरा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। अनन्या की यह बात सुनकर गोपाल और रजनी अनन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।